नमस्कार दोस्तों, मैं बीएस राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राष्ट्रीय आय के में क्वेश्चंस करवा रहा था, इसकी सीरीज नंबर 2 आज मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ टेक्निकल कारणों से 10 मिनट हमारा सेशन है वो लेट हो पा रहा है। देखिएगा, कल अपने नेशनल इनकम के 20 क्वेश्चंस किए थे। आज सीरीज 2 लेकर के मैं आया हूँ। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, ये समीकरण वही विद्यार्थी कर सकता है जिसको नेशनल इनकम बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 4 समीकरण दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो अपन को करना क्या है सही देखने के लिए? पहला देखिए, बाजार मूल्य पर जीएनपी यानी जीएनपीएमपी माइनस बाजार मूल्य पर एनएनपी, बाजार मूल्य पर एनएनपी, और कह रहा है कि इन दोनों के बीच में अंतर होता है वो डेप्रिसिएशन का होता है। तो सही बात है, ये भी मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है। अंतर किसका है? ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है। और आपने पढ़ रखा है ग्रॉस और नेट के बीच में जो अंतर होता है वो मूल्यह्रास का होता है, डेप्रिसिएशन का होता है। तो पहला वाला समीकरण बिल्कुल सही है। दूसरा असत्य पूछ रहा है इसमें, तो दूसरा दिया इसमें भी, बाजार मूल्य पर एनएनपी यानी एनएनपीएमपी, एनएनपीएमपी और एनएनपीएमपी बराबर कह रहा है कि साहब साधन लागत पर एनएनपी बराबर एनएनपीएफसी प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, हमने पढ़ रखा है कि अगर फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते हैं तो मार्केट प्राइस बनता है। तो दूसरा समीकरण है वो भी बिल्कुल सही है। ये बहुत गहराई की बातें हैं। तीसरा कह रहा है बाजार मूल्य पर जीडीपी यानी जीडीपी एमपी बराबर होता है बाजार मूल्य पर जीएनपी, जीएनपी एमपी प्लस दे रहा एनएफआईए। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, जीडीपी कब बनती है? जीडीपी तब बनती है जब जीएनपी में से एनएफआईए को माइनस किया जाता है, जबकि समीकरण में यह प्लस दे रखा है। तो ध्यान रखना, ये प्लस नहीं होना, प्लस नहीं होकर के माइनस होता तो ये सही होता। तो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा समीकरण है वो गलत है। चौथा आप देखें, साधन लागत पर एनएनपी, साधन लागत पर एनएनपी, साधन लागत पर एनडीपी यानी एनडीपी एफसी बराबर जीडीपी एफसी माइनस डेप्रिसिएशन। तो सही है, क्योंकि ग्रोथ में से डेप्रिसिएशन घटाते तो नेट निकलता है। तो डी विकल्प है, ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? यहाँ सी विकल्प है, सी समीकरण है वो सही सुमेलित नहीं है। इनको आप तभी कर सकते हो जब राष्ट्रीय आय को बहुत गहराई से आपने पढ़ रखा हो और बहुत गहराई से आपने इन चीजों को समझ रखी हो। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी। राष्ट्रीय आय समिति है, इसका गठन हुआ था 4 अगस्त 1949 को। और कल की क्लास में मैंने बताया था राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महानोबिस, प्रकाश चंद्र महानोबिस। और ये ध्यान रखना, पीसी महानोबिस हैं, ये भारत में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है इसके मॉडल भी रहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल भी कौन थे? पीसी महानोबिस थे। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमर थे और दूसरी के मॉडल थे पीसी महानोबिस। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? यानी ये एनआईटी का सूत्र पूछ रहा है कि एनआईटी किसके बराबर होता है। बताओ, देखें 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। एनआईटी किसके बराबर होता है? मैं
स्क्रीन देख रहा हूं, उत्तर दीजिए फटाफट देख के। एनआईटी क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का अंतर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को घटा दो तो वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बन जाता है, एनआईटी बन जाता है। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर और अनुदान का अंतर होता है, गलत बात है। प्रत्यक्ष कर नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स का अंतर होता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अनुदान और अप्रत्यक्ष करों का अंतर होता है। तो बात सही है, अनुदान और अप्रत्यक्ष करों का अंतर। या तो आप ये कह दो कि एनआईटी बराबर होता है सब्सिडी माइनस आईटी, या आप कह सकते हो एनआईटी बराबर होता आईटी माइनस सब्सिडी। बात एक ही है। तो उत्तर कौन सा हो गया? उत्तर तो बी हो गया। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने के लिए अप्रत्यक्ष करों में से प्रत्यक्ष करों को घटाओ, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा बेटा वो बी। नेक्स्ट आप देखें, विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय के अंतर्गत निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय है, इसको कहते हैं बेटा NFIA। और आपने पढ़ रखा है NFIA इक्वल टू होता x माइनस M, निर्यात और आयातों का अंतर। एक वर्ष की अवधि में आपने दूसरे देशों को कितने मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं निर्यात की है और दूसरे देशों से कितने मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं आयात की है, इनका अंतर कहलाता है NFIA। और NFIA को कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो बेटा विदेशों से प्राप्त शुद्ध प्रतिधारित आय, कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक, यानी हमारे देश के लोग हैं जो दूसरे देशों में सेवाएं दे रहे हैं, और दूसरे देश के लोग जो हमारे देश में सेवाएं दे रहे हैं, इनके पारिश्रमिक का अंतर, तो वो भी NFIA होता है। संपत्ति और उद्यम वृद्धि से शुद्ध साधन आय, ये भी होता है। तो उत्तर क्या होगा बेटा? उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ध्यान रखना, दूसरे देशों से अर्जित होने वाली आय, चाहे वो वस्तुओं के रूप में हो, चाहे कर्मचारियों की सेवाओं के रूप में हो, चाहे संपत्ति और उद्यम की वृद्धि के रूप में हो, तो उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आप देखिए, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करेंगे? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना है, ये होती बेटा PCI बराबर NNP अपॉन P। ये प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है, ठीक है। और हमने तो भारत के संदर्भ में देखे तो कल बताया था कि भारत में NI इक्वल टू क्या होता है? NNP FC। तो कई बार पेपर सेटर NNP लिख देता है और NNP की जगह लिखना चाहे तो NNP FC अपॉन P भी लिख सकता है। P फॉर पॉपुलेशन है। तो कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दो, तो यही उत्तर आ गया। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाए। इस तरीके से लिख के सोल्व करना एग्जाम में। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं? NNP। कौन से मूल्य पर हैं? बाजार मूल्य पर हैं। इनमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटा रहे हो NIT। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? NIT को घटा रहे हो, तो बेटा NIT को घटाने पर कौन सी वैल्यू प्राप्त हो जाती है? फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? NNP FC। इस तरीके से आप भी क्या करना, पेपर में इस तरीके से लिख के सॉल्व करना, ताकि है ना गलती होने की संभावना है वो कम हो जाए। तो उत्तर क्या आएगा? NNP FC। तो NNP FC को क्या कहते हैं? साधन लागत। NNP को क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उत्तर कौन सा हो जाएगा? A। NNP FC इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की टेस्ट सीरीज है, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज है, वो एस विवेकानंद संस्थान है, इस पे 11 टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो जो विद्यार्थी अपना तैयारी को बहुत फास्ट ट्रैक करना चाहता है
तो ये टेस्ट सीरीज है वो एस विवेकानंद संस्थान की देख सकता है और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है। कॉन्टेक्ट नंबर ये दे ही रखे हैं, इस पे कॉल कर सकते हैं और आप टेस्ट सीरीज है उसको देख सकते हैं। बहुत मददगार आपके लिए हो सकती है टेस्ट सीरीज। फिर है, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत कौन कौन से उत्पाद शामिल किए जाते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो एक बात ध्यान रखना, हम कहने में ये कहते हैं कि जीडीपी क्या है? एक वर्ष की अवधि में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। पर बेटा वो ध्यान रखना, जीडीपी का जो संबंध है वो क्षेत्रीय सीमाओं से नहीं होता है। ध्यान रखना इस चीज को, जीडीपी का संबंध एक देश की क्षेत्रीय सीमा से नहीं होता है बल्कि राजनीतिक सीमा से होता है। और यह भी ध्यान रखना, राजनीतिक सीमा है वो क्षेत्रीय सीमा की अपेक्षा हमेशा बड़ी होती है। राजनीतिक सीमा में बेटा राजनीतिक दूतावास भी आते हैं, वाणिज्यिक दूतावास भी आते हैं, समुद्री उत्पाद भी आते हैं, हवाई परिवहन है इसका परिचालन भी आता है। ये सब मिलकर के राजनीतिक सीमा के पार्ट होते हैं। तो देश की राजनीतिक एवं समुद्री सीमा ये भी इसका पार्ट होती है। ध्यान रखना बेटा, राष्ट्रीय आय का संबंध या जीडीपी का संबंध, खासकर सकल घरेलू उत्पाद की बात करूं तो जीडीपी का संबंध कभी भी क्षेत्रीय सीमा से नहीं होता है, राजनीतिक सीमा से होता है। और राजनीतिक सीमा क्षेत्रीय सीमा की अपेक्षा बड़ी होती है। राजनीतिक सीमा में वाणिज्यिक दूतावास भी आते हैं, राजनीतिक दूतावास भी आते हैं, समुद्री उत्पाद भी आते हैं, वायु परिवहन है इससे मिलने वाली आय भी इसी का पार्ट होती है। तो विदेशों से इससे दूतावास और सैनिक अड्डे ये भी इसी के पार्ट होते हैं। देश के द्वारा दो या दो से अधिक देशों की सीमाओं के परिचालन, जहाज ये भी इसी में आएंगे। तो उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये ध्यान रखने की बात है। ध्यान रखना, जीडीपी का संबंध कभी भी क्षेत्रीय सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता है, ये इसका संबंध राजनीतिक सीमा से होता है और राजनीतिक सीमा हमेशा क्षेत्रीय सीमा की अपेक्षा बड़ी होती है। व्यय योग्य आय की गणना करते समय व्यक्तिगत आय में से क्या घटाया जाता है? तो देखो, व्यय योग्य आय, व्यय योग्य आय को कहते हैं पीडीआई, इसी को कहते हैं खर्च योग्य आय। खर्च योग्य आय का मतलब है व्यक्ति की आय का वह भाग जिसको वो खर्च करने की क्षमता रखता है उसको खर्च योग्य आय कहते हैं। अब जैसे मैं उदाहरण, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है बेटा पीआई माइनस डीटी प्लस फाइन, उसके ऊपर कोई जुर्माना लगा है। बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको दूं, अगर किसी व्यक्ति की इनकम है मान लीजिए 1 लाख रुपए है, आपकी सर्विस लग गई और मैंने आपसे पूछा, रे बेटा आपको कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी तनख्वाह है आपकी? तो आपने कहा, बोले राजावत सर हमारी 1 लाख रुपए की तनख्वाह है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा पूरे 1 लाख रुपए घर पे लाते हो? तो आप कहते हो नहीं गुरुजी, कट पिटा करके 80,000 रुपए मिलते हैं। आपने सरकारी कर्मचारियों से सुना होगा कट पिट करके। तो देखिए आपकी पर्सनल इनकम कितनी है? पर्सनल इनकम है वो आपकी 1 लाख रुपए है, ठीक है। पर आप पर विभिन्न प्रकार के टैक्स और जुर्माना है वो 20,000 रुपए लग रहे हैं। इसका मतलब आपके पास में खर्च करने की क्षमता वो 1 लाख की नहीं है। खर्च करने की क्षमता कितनी है? खर्च करने की क्षमता आप में 80,000 रुपए की है। यही कहलाती है बेटा खर्च योग्य आय, इसी को कहते हैं पीडीआई। तो पीडीआई का सही सूत्र होता है पर्सनल इनकम में से व्यक्ति पर लगने वाले डायरेक्ट टैक्स और व्यक्ति पर लगने वाला जुर्माना है उसको घटा दो, उसके बाद में बचेगी वो खर्च योग्य आय बचेगी। तो क्या घटाया जाता है? प्रत्यक्ष कर और जुर्माने को घटाया जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर और जुर्माना घटने के बाद में जो राशि बचेगी उसी को तो आप खर्च करने की क्षमता रखते हो, उसी को आप खर्च कर सकते हो। प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के हैं दोस्तों। बाजार मूल्य पे एनडीपी में क्या जोड़ा जाए कि बाजार मूल्य पे एनएनपी प्राप्त हो जाए? तो देखो क्या कह रहा है कि बाजार मूल्य पे एनडीपी है, एनडीपी एमपी है, और इसको बनाना क्या है? इसको बनाना एनएनपी एमपी। देखिए
कह रहा है कि एनडीपीएमपी है, उसमें क्या जोड़ें कि वो एनएनपीएमपी बन जाए। तो बेटा ये डोमेस्टिक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। बनाना क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाना है। डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। और आपको जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको मैंने बता रखा है कि डोमेस्टिक कहीं भी दिया है और उसको नेशनल बनाना है तो क्या जोड़ा जाता है, NFIA को प्लस करते हैं। तो बेटा डोमेस्टिक आपको दे रखा है, डोमेस्टिक से आपको नेशनल निकालना है, जोड़ना क्या है, NFIA। NFIA को हिंदी में क्या कहते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। उत्तर क्या हो जाएगा, ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसका बेटा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, कृषि क्षेत्र की आय की गणना करते समय कौन सी विधि को काम में लिया जाता है। तो देखो, राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां होती है बेटा, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि। और कौन से क्षेत्र में कौन सी विधि काम में आती है, ध्यान रखना बेटा, कृषि और उद्योग, कृषि और उद्योग, इन दोनों में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद विधि काम में ली जाती है। दोस्तों सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र है, इस सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है। और निर्माण और विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण जो क्षेत्र है इसमें राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है किसका, कृषि क्षेत्र का। तो कृषि क्षेत्र के राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी विधि काम में आएगी, उत्पाद विधि काम में ली जाएगी। उत्तर कौन सा होगा, ए होगा। क्लास को दबा के शेयर किया करो दोस्तों, क्यों, क्योंकि इनका लाभ जो मैं क्वेश्चंस ला रहा हूं इनका लाभ सभी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। तो कम से कम विद्यार्थियों को ये पता तो लगे कि विवेकानंद में प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, क्योंकि ये प्रश्न है न केवल कॉमर्स व्याख्याता के लिए बल्कि इकोनॉमिक्स व्याख्याता है, सेकंड ग्रेड टीचर्स SST की जो तैयारी कर रहे हैं, RA की तैयारी कर रहे हैं, SO की तैयारी कर रहे हैं, ASO की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इसीलिए मैंने सबसे पहले कॉमन टॉपिक्स हैं वो लिए हैं ताकि सबको इनका लाभ मिल जाए। तो दबा के शेयर किया करो। निम्नलिखित में से कौन सी मद साधन भुगतान नहीं मानी जाएगी। साधन भुगतान बेटा, साधन भुगतान, साधन भुगतान कोई कहते हैं घटक भुगतान, पेपर सेटर कोई सा भी शब्द ले ले, इसी को कहते हैं कारक भुगतान, अंग्रेजी में तो एक ही नाम होता है फैक्टर कॉस्ट, और इसी को कहते हैं द्विपक्षीय भुगतान, द्विपक्षीय भुगतान। और बेटा ये साधन भुगतान, घटक भुगतान, कारक भुगतान, द्विपक्षीय भुगतान होते क्या है। ऐसे भुगतान जो आपको किसी वस्तु या सेवा के बदले मिल रहे हैं, ऐसे भुगतान जो आपको किसी वस्तु या सेवा के बदले मिल रहे हैं उनको साधन भुगतान कहा जाता है। तो डॉक्टर द्वारा मरीज की देखभाल करना तो ये साधन भुगतान है। क्यों, क्योंकि डॉक्टर को फीस इसलिए मिल रही है क्योंकि वो मरीज को क्या कर रहा है, मरीज की देखभाल कर रहा है। संसद सदस्यों का वेतन और भत्ते तो उनकी सेवा के बदले मिलता है। सुरक्षा कर्मियों को, सैनिकों को जो वर्दी मिलती है, पुलिस कर्मियों को जो वर्दी मिलती है वो उनकी सेवा के बदले मिलती है, आपको और हमारे को तो नहीं मिलती। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति, तो छात्रवृत्ति है वो हमेशा एक पक्षीय भुगतान होता है, ध्यान रखना। ये घटक भुगतान नहीं है, ये एक पक्षीय अंतरण या इसी को कह दो हस्तांतरण भुगतान है। जो आपको बिना किसी वस्तु या सेवा के मिलता है वो आपका एक पक्षीय अंतरण या हस्तांतरण भुगतान होता है। तो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बेटा जी ये साधन भुगतान नहीं है। कल मैंने बताया था बेरोजगारी भत्ता है, छात्रवृत्ति है, लॉटरी है, उपहार हैं, सब्सिडी हैं, ये सारे एक पक्षीय भुगतान होते हैं और एक पक्षीय भुगतान कोई सा भी हो उसको GNP में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो उत्तर कौन सा होगा, डी।
नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा, आरपीएससी रिसर्च असिस्टेंट हैं, इसकी भी टेस्ट सीरीज है, एस विवेकानंद संस्थान में 18 मई से चल रही है और 8 टेस्ट सीरीज हैं वो ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। तो जो विद्यार्थी आरए की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो एस विवेकानंद संस्थान से आरए की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे हैं। इसका बेटा जी जो टाइम है ऑफलाइन का 11 से 1:30 बजे तक है और ऑनलाइन है वो आपको मिल जाएगी। तो ऑनलाइन है वो भी आप घर बैठे इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनका मिलान करना है। साधन लागत पर जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाया, साधन लागत पर जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाओगे तो क्या बनेगा? जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाओगे एनडीपी बनेगा, तो एनडीपी एफसी बनेगा। दूसरा है बाजार मूल्य पर जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाओगे तो मूल्यह्रास घटाओगे जीएनपी में से घटाओ तो एनएनपी बनेगा, एनएनपी एमपी बन जाएगा। तीसरा बाजार मूल्य पर जीडीपी है, इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिया, बाजार मूल्य पर जीडीपी है तो जीडीपी बाजार मूल्य पे था, उसमें एनआईटी घटा दिया तो एनआईटी घटाने से क्या बन जाएगा? एफसी बन जाएगा। फिर है साधन लागत पर जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा दिया तो मूल्यह्रास घटाओगे तो एनएनपी हो जाएगा, एनएनपी एफसी हो जाएगा। तो देखो देखे, पहला है साधन लागत पर जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाया तो एनडीपी एफसी होना चाहिए, तो एनडीपी एफसी 4 आ गया। बाजार मूल्य पे जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटाया, एनएनपी एमपी होना चाहिए, तो एनएनपी एमपी बाजार मूल्य पर एनएनपी एमपी 3 आ गया। बाजार मूल्य पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाया तो साधन लागत पर जीडीपी हो गया, तो साधन लागत पर जीडीपी ये रहा 2 हो गया। और साधन लागत पर जीएनपी से मूल्यह्रास घटा दिया तो साधन लागत पर एनएनपी होना चाहिए, उत्तर 1 आ गया। तो आएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, उत्तर कौन सा हो गया? इसमें बी हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली उत्पाद विधि को इस नाम से भी जानते हैं। तो बेटा उत्पाद विधि के जीएनपी मेथड है, इसके 2-3 नाम और होते हैं, जीएनपी मेथड। इसको नंबर 1 मूल्य संवर्धन विधि कहते हैं, इसी को मूल्य वर्धित विधि कहते हैं और इसी को वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। क्यों बेटा? कारण है क्योंकि जीएनपी विधि से आप राष्ट्रीय आय की गणना करते हो तो आप 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ते हो और अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ते हो। और यह भी आपको पता है कौन सी वस्तुओं के मूल्य को जोड़ते हैं? अंतिम को। और किसी भी वस्तु को अंतिम अवस्था तक आने के लिए कई चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है और उसके हर चरण पे वैल्यू है वो क्या होता है? एड होता है। इसीलिए इसका नाम है वैल्यू एडेड, मूल्य संवर्धन, मूल्य वर्धित विधि। उत्तर होगा इसका बी। नेक्स्ट, निम्न में से राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो बेटा अनुत्पादकीय ऋण है, इस पर मिलने वाला ब्याज कभी जीएनपी का पार्ट नहीं होता है। उत्पादकीय ऋणों पर मिलने वाला ब्याज जीएनपी का पार्ट होता है, पर अनुत्पादकीय ऋणों पर मिलने वाला ब्याज कभी जीएनपी का पार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि राष्ट्रीय आय में आपने पढ़ाई क्या है? 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित होना चाहिए। 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तु या सेवा अनुत्पादित है तो अनुत्पादित से मिलने वाला ब्याज है वो कभी जीएनपी का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, प्रश्न संख्या है
राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली मूल्य वृद्धि विधि के अनुसार इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होगा, यानी किसको जीएनपी में नहीं जोड़ा जाएगा? पुराने माल के विक्रेताओं द्वारा कमाई गई दलाली। बेटा कमीशन है वो हमेशा जीएनपी का पार्ट होता है। जैसे एक कबाड़ी है, मेरे घर पे कबाड़ पड़ा था, वो कबाड़ खरीद के ले गया 3,000 रुपए में और उसने बड़े कबाड़ी को 3,500 रुपए में बेच दिया, तो वहां 500 रुपए इसकी दलाली हो गई, इसका कमीशन हो गया। और ये कमीशन हमेशा जीएनपी का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी वर्तमान सेवा का परिणाम है। उसने वर्तमान में सेवा की है, मेरे से कबाड़ लिया है, कबाड़ इकट्ठा किया है, बड़े कबाड़ी तक पहुंचाया है, तो उसकी वर्तमान सेवा का परिणाम है, इसलिए कमीशन हमेशा जीएनपी का पार्ट होता है। पुरानी वस्तुओं, पुरानी मशीनों की बिक्री, ये कभी राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय का संबंध होता है 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित, 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं का मूल्य जीएनपी का पार्ट होता है। पुरानी या टूटी फूटी वस्तुएं हैं, पुरानी मशीनें हैं, उनकी बिक्री से होने वाली आय है वो जीएनपी का पार्ट नहीं होती है। स्व उपभोग हेतु रखा गया खाद्यान्न, ये जीएनपी का पार्ट होता है। मकान का किराया, ये भी जीएनपी का पार्ट होता है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा? बी। पुरानी और टूटी फूटी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय कभी जीएनपी का पार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट, एक देश एक्स में यदि बाजार मूल्य पर एनएनपी स्थिर रहती है। बेटा एनएनपी एमपी है वो स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तथा पिछले वर्ष की तुलना में मूल्यह्रास बढ़ जाता है, डेप्रीशिएशन है वो क्या कर गया? बढ़ गया। तब बाजार मूल्य पर जीएनपी क्या होगा? जीएनपी पे क्या प्रभाव होगा? भाई एनएनपी स्थिर है और डेप्रीशिएशन बढ़ रहा है, तो ध्यान रखना जीएनपी निकलता कब है? जीएनपी इक्वल टू होता है एनएनपी प्लस डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो एनएनपी तो स्थिर है और डेप्रीशिएशन बढ़ रहा है, इसका मतलब जीएनपी बढ़ेगी, जीएनपी बढ़ेगी। और किसके बराबर बढ़ेगी? जितना मूल्यह्रास बढ़ा है उसके बराबर जीएनपी बढ़ेगी। देखो एनएनपी स्थिर है, मूल्यह्रास बढ़ गया, अब जीएनपी क्या होता है? जीएनपी एनएनपी प्लस डेप्रीशिएशन होता है। तो ये कह रहा है कि डेप्रीशिएशन बढ़ा है, डेप्रीशिएशन बढ़ा है। जैसे एक न्यूमेरिकल उदाहरण से मैं लूं, न्यूमेरिकल उदाहरण से मैं ले लेता हूं। बेटा एनएनपी है वो है मान लीजिए 1,000, ठीक है, और डेप्रीशिएशन था पहले वो था 100, ठीक है, 100 रुपए। तो पहले आपकी जीएनपी क्या थी? जीएनपी बराबर होता है एनएनपी प्लस डेप्रीशिएशन, कितनी थी? 1100, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि एनएनपी तो स्थिर है, एनएनपी स्थिर है, 1,000 ही है, और मूल्यह्रास बढ़ गया, मूल्यह्रास मान लो 150 रुपए हो गया, तो यहां जीएनपी कितनी हो गई? 1150 रुपए होगी। यानी जीएनपी बढ़ी है, किसके बराबर बढ़ी है? मूल्यह्रास में वृद्धि के बराबर। देखो पहले मूल्यह्रास कितना था? 100, अब कितना हो गया? 150। मूल्यह्रास कितना बढ़ा है? 50, और जितना मूल्यह्रास बढ़ा है उतना ही जीएनपी बढ़ी है, 1100 से 1150 हुई है, क्योंकि या मूल्यह्रास भी 100 से कितना हुआ था? 150, तो ह्रास में वृद्धि के बराबर बढ़ेगा। बहुत जानदार प्रश्न है, मूल्यह्रास में वृद्धि के बराबर आपकी जीएनपी है वो क्या करेगी? बढ़ेगी। बहुत ही समझ आधारित प्रश्न है, ऐसे प्रश्न करना हर किसी विद्यार्थी के बस की बात नहीं है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं प्रश्नों का स्तर है वो हर एग्जाम में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आजकल सामान्य प्रश्न है वो पेपर सेटर नहीं दे रहा है, तो ऐसे उलझे हुए प्रश्न हैं वो हमारे को हल करना आना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब कॉन्सेप्ट पे हमारी मजबूत पकड़ हो। नेक्स्ट आप देखिएगा, यदि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यदि
साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNPFC बराबर 10,000 करोड़ है। ठीक है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA, बेटा आप भी इस तरीके से लिख के हल करना, वहां अगर पेपर में ऐसा प्रश्न आता है तो। डेप्रीशिएशन है 800 करोड़ है। इनडायरेक्ट टैक्स 500 करोड़ है और सब्सिडी है ये 200 करोड़ है। तो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा? GNP पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो देखो हमारे को दिया क्या है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP दिया है। ठीक है, NNP दिया और GNP पूछ रहा है। तो आपको पता है NNP अगर दिया वो GNP हमारे से पूछता है तो NNP में डेप्रिसिएशन जोड़ने पर GNP निकलता है। तो NNP में प्लस क्या करेंगे अपन? डेप्रिसिएशन। तो कितना हो गया? 10,800 हो गया। 10,800 हो गया। फिर ये हुआ किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे हुआ, जबकि आपको मार्केट प्राइस चाहिए और मार्केट प्राइस चाहिए तो आपको बता रखा, मार्केट प्राइस निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को तो जोड़ते हैं और सब्सिडी को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 10,800 में 500 जोड़ा, कितना हो गया? 11,300। 11,300 और 11,300 में से 200 घटा दिया तो 11,100 उत्तर आएगा इसका। 11,100 उत्तर आएगा। 11,100 इसका उत्तर आएगा। उत्तर कौन सा हो गया? डी। तो फिर आप कहोगे कि गुरुजी यहाँ जो NFIA दिया था, इसका NFIA केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ NFIA का कोई रोल नहीं है। आपको NNP दिया था, GNP निकालना है, तो यहाँ NFI का कोई रोल नहीं होता। NFI का रोल तो कब होता है? जब आपको डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में रिलेशन बताना हो, डोमेस्टिक वैल्यू दिया हो और नेशनल वैल्यू निकालनी होती तो NFI का रोल होता है। तो यहाँ NFIA आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? बंद अर्थव्यवस्था में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शून्य होती है। सही बात है। देखो, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका न तो किसी के साथ आयात होता है न किसी के साथ निर्यात होता है, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और निर्यात और आयातों का अंतर वो NFIA होता है। जब निर्यात और आयात है ही नहीं तो इसका मतलब NFIA क्या होगा? 0 होगा। तो ये तो सही है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य अधिक है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य अधिक है, यानी बी विकल्प कह रहा है कि भारत में GNP ग्रेटर देन क्या है? GDP है, जो गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में GNP ग्रेटर देन GDP नहीं है, भारत में GNP लेस देन GDP है। क्यों? क्योंकि भारत का NFIA है वो ऋणात्मक है। भारत की निर्यात आय कम है, भारत का आयात खर्च अधिक है, इसलिए बेटा वो भारत में GNP लेस देन GDP होता है। जबकि विकल्प में कह रहा है कि GNP ग्रेटर देन GDP, तो उत्तर तो बी हो गया। नेक्स्ट, स्थिर मूल्य की राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। सही बात है। स्थिर मूल्य की होती है वो वास्तविक होती है और चालू मूल्य की होती है वो मौद्रिक होती है। फिर है, यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक हो, यानी NFIA धनात्मक हो, NFIA धनात्मक हो, तो सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा सकल राष्ट्रीय उत्पाद अधिक होता है। GNP ग्रेटर देन GDP होता है। तो ये भी विकल्प सही है। तो कौन सा सही नहीं था? बी विकल्प सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के बारे में सही सुमेलित कीजिए। बेटा राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां दे रखी है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GNP मेथड होता है, यानी सकल उत्पत्ति विधि होती है
तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 2। मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ, ये कौन सी विधि का उदाहरण है? तो ये सकल आय विधि का उदाहरण है, सकल आय विधि। उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि GNI बराबर W प्लस R प्लस I प्लस P होता है। W फॉर वेजेज, R फॉर रेंट, I फॉर इंटरेस्ट एंड P फॉर प्रॉफिट। फिर है C प्लस I प्लस G प्लस NFIA। तो बेटा कौन सी विधि होती है? वे विधि होती है। ठीक है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M इसी का दूसरा रूप है। तो ये भी कौन सी विधि हो गई? वे विधि हो गई। तो इन दोनों में तो वे विधि आएगी C और D में। तो पहले देखो 2 3 2 3, ये 2 3 1 4, क्योंकि इन दोनों में वे विधि है तो इन दोनों का सीक्वेंस देख लेना, बाकी बचेगा जो अपने आप सीक्वेंस आ जाएगा। क्योंकि C है ये भी वे विधि का समीकरण है और D है ये भी वे विधि का ही समीकरण है। C प्लस I प्लस जी प्लस NFIA, या इसी को लिख सकते हैं C प्लस I प्लस जी प्लस X माइनस M। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना NFIA इक्वल टू होता है X माइनस M, तो इसलिए NFIA को X माइनस M भी लिख सकता है। उत्तर कौन सा हो गया यहां? A। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि के बारे में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये आय विधि के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो हस्तांतरण भुगतानों से प्राप्त होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता है। सही बात है ये तो, हस्तांतरण एक पक्षीय भुगतान कभी नहीं जुड़ते हैं। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है, यह भी गलत है कि पुरानी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता है। स्व उपभोग के लिए रखे गए खाद्यान्नों का मूल्य जोड़ा जाता है। स्व उपभोग के लिए रखे गए खाद्यान्नों का मूल्य जोड़ा जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? नहीं है। तो हस्तांतरण भुगतानों से प्राप्त होने वाली आय है देखो, नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। हस्तांतरण भुगतानों से प्राप्त होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि के बारे में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? आय विधि है ये। हस्तांतरण भुगतानों से प्राप्त होने वाली आय जीएनपी में नहीं जुड़ती है, जीएनआई की बात कर रहा है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ा जाता है। स्व उपभोग के लिए रखे गए खाद्यान्नों का मूल्य जोड़ा जाता है। जीएनआई बराबर W प्लस R प्लस I प्लस P होता है, ये बिल्कुल सही है। ये जीएनआई का सूत्र है। W का मतलब मजदूरी, R का मतलब रेंट, I का मतलब इंटरेस्ट और P का मतलब प्रॉफिट। स्व उपभोग के लिए रखे गए खाद्यान्नों का मूल्य है वो जोड़ा जाता है क्योंकि इसी साल में उत्पादन हुआ है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय इसमें नहीं जोड़ी जाती है। क्यों? अगर ये जीएनपी की बात करता तो हस्तांतरण भुगतान नहीं जुड़ते, पर हस्तांतरण भुगतान चूंकि आपकी आय का पार्ट हो जाते हैं, इसलिए यहां सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बी, पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ा जाता है। ये यहां पर सही नहीं है क्योंकि पुरानी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली आय है वो बेटा इनकम का पार्ट नहीं होती है, क्योंकि ये एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का परिणाम नहीं होती है। नेक्स्ट आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्यम वस्तुओं की मांग उत्पादन के सभी क्षेत्रों में होती है, सही बात है। उत्पादन के सभी क्षेत्रों में मध्यम वस्तुएं चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अंतिम वस्तुओं की मांग उपभोग के सभी क्षेत्रों में होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब वस्तु अंतिम अवस्था में आएगी तभी तो उपभोग करने की स्थिति में आएगी। वो कोई वस्तु अंतिम तब बनती है जब उसमें अन्य कोई मूल्य जुड़ना शेष नहीं रह जाता, यह भी बिल्कुल सही बात है। कल ही बताया था कि जब तक प्रोडक्शन प्रोसेस में है तब तक मध्यम है, और प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर हो गई तो वो अंतिम बनती है। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि को मूल्य संवर्धन विधि कहते हैं? नहीं, मूल्य संवर्धन विधि है ये तो उत्पाद विधि को कहते हैं, उत्पाद विधि को कहते हैं। बेटा आय विधि है इसको तो घटक लागत या कारक लागत विधि कहते हैं। घटक लागत
कारक लागत या साधन लागत विधि कहते हैं। घटक लागत, कारक लागत या साधन लागत विधि के नाम से इसको जाना जाता है। तो डी विकल्प है या सही सुमेलित नहीं है। ये राष्ट्रीय आय के आज 21 प्रश्न और मैंने आपको करवाए हैं। इसी प्रकार से कल जो मैं श्रृंखला लेकर के आऊंगा वो लेकर के आऊंगा मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। इसके बारे में कल अपन चर्चा करेंगे। उसके 20 प्रश्न लेकर के कल मैं रहूंगा। नेक्स्ट डे फिर मैं मांग के नियम के ही 20 प्रश्न लेकर के उपस्थित रहूंगा। तो जो भी कॉमन टॉपिक है बेटा, मैं जानबूझ करके प्रश्न थोड़े स्तरीय ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि आजकल प्रश्नों का लेवल है, पेपर का लेवल है, वो जटिल होता जा रहा है। तो मैं इसलिए प्रश्न इस तरीके के ले रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट के प्रति आपकी समझ पैदा हो सके और आप आसानी से इनको हल कर सकें। एक तो भाई मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो एक तो दबा के लाइक किया करो, दबा के इसमें कमेंट्स किया करो, अपने दोस्तों को शेयर किया करो। क्यों? क्योंकि मैं ये आपकी हेल्प के लिए लेके आ रहा हूं और प्रश्न ढूंढ ढूंढ के बड़े स्तरीय प्रश्न ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अगर सामान्य से प्रश्न लूं कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है, भारत का वित्त वर्ष क्या है, तो ऐसे प्रश्नों का मैं कोई औचित्य नहीं मानता, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप सबको आते हैं। प्रश्न ऐसा लिया जाए जो आपको कॉन्सेप्ट के प्रति समझ उत्पन्न कर सके, और अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आता है तो उसको आप हल कर सकें। कल फिर मैं 9:30 बजे आपके साथ मिलूंगा। एक तो लाइक किया करो क्लास को, एक इस पे कमेंट्स किया करो और एक अपने दोस्तों को शेयर किया करो, ताकि अगली क्लास में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।